अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हम सर को देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। My pleasure, thank you. सर आज एक खबर आई है और आईएसपीआर की तरफ से ही है कि टीटीपी के 3 लोगों को मारा गया है, जो कि नुमाया उनके यहाँ के मेंबर्स थे। आपको क्या लग रहा है कि ये टीटीपी को कंट्रोल कर पाएंगे, जिस तरह के वो बार बार धमकियां पाकिस्तान को दे रहे हैं और मुसलसल अटैक्स हम देखते हैं कि अफगान बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है, और साथ ही अभी जैसे अमेरिकन एम्बेसडर को भी वहां का एक विजिट कराया गया था, जिसके ऊपर शीरी मजारी ने काफी शोर मचाया, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया उनके स्टेटमेंट पे शीरी मजारी के। देखिए, सबसे पहले तो टीटीपी के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी नेबर्स के साथ। आप तालिबान आप पे एतमाद नहीं करते, उनको कतर हैंडल कर रहा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन दुनिया में सब जो है वो कतर करता है, अब आप नहीं करते। ईरान आपसे खुश नहीं है, भारत के साथ आपके बिल्कुल खत्म हो चुका है डायलॉग, चाइना आपसे नाराज बैठा है। और आप टीटीपी के साथ, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ट्राई कर रहे थे क्योंकि उनके मदरसे हैं यहाँ पे, ज्यादातर जो तालिबान है इनके मदरसों के पढ़े हैं। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि एक उस्मानी साहब हैं, वो जाके टीटीपी से निगोशिएट करते रहे, लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल दिया। आपकी सॉवरेंटी, आपके बॉर्डर लाइन को वो एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि आपने जो रिफॉर्म्स किए सूबा सरहद में वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि वो मुसलसल आपको बताया नहीं जाता, शायद यहाँ पे मीडिया कवर नहीं करता, वो मुसलसल आपकी बाढ़ को भी गिरा रहे हैं, आपकी चेक पोस्ट पे भी हमले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिया उनको कवर नहीं करता क्योंकि आप इस वक्त अपने सियासी इंतशार में इतने बिजी हैं। आप अमर बिन मारूफ में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं और टीटीपी को आप तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन वो एक, जिस तरह कहते हैं, चूल्हे के ऊपर हंडिया चढ़ी है और टाइट है और पक रही है, किसी वक्त फटना है उसने। उसकी वजह ये है, आपने भी जो 3 लोग वहां मारे उनके, ये देख लीजिएगा, इसका भी आपने जब निगोशिएट करना है तो आप इसके पैसे देंगे उनको। ये पठान जो लोग हैं, इनको डील करना कोई इतना आसान नहीं है। इनके खाना जंगी और इस तरह की जो हरकत हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। इनसे जब बात की जाती है तो सबसे पहले पूछते हैं हमें आप देने क्या है, क्या आपके हाथ में असला या पैसा है, वो सब पहले हमें ऑफर करो, उससे आगे बात करेंगे। और तालिबान जो है वो एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो बहुत ज्यादा ग्रुपों का नाम है। उनके अंदर अपने इंतशार के हालात बड़े अजीब से हैं तालिबान के। अब अगले दिन जो ऐमान जवारी जो है, वो उनका जो वहां पे हुआ है, उसके बाद देखें उनके अंदर कई सवालिया निशान बन चुके हैं। जिस बिल्डिंग में उनको मारा गया, अमेरिकन वाज ओन्ड बाय द हक्कानीज, और वो सारा उस एरिया के अंदर नाकाबंदी थी। वहां हर बंदा जो अंदर रहता था, डिप्लोमेट्स या जो भी रहता था सेंसिटिव, वो सबको तालिबान की नॉलेज में था। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ कहूंगा कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है, मैं बल्कि इसी आपके सेगमेंट में कहना चाहूंगा कि ये तो आपके टीटीपी है, आपके तो टीटीपी अंदर घुस चुकी है। आपके टीटीपी ये जो इस वक्त जो इमरान खान साहब ने सियासी पार्टी से मजहबी पार्टी की तरफ जो टर्न लिया है, ये सारी टीटीपी बन चुकी है, जिन्होंने अपने फौजियों की शहादत पे जो हरकतें उन्होंने की हैं, और आपके अलवी साहब उस जनाजे में नहीं जा सके, तो ये तो टीटीपी से भी ज्यादा खतरनाक आपके घर में पक रही हर चीज। टीटीपी तो साइड से आप पे अटैक करेगी, ये तो अंदर आपके इस्लामाबाद, लाहौर, आपके घरों के अंदर घुस चुके हैं। सर टीटीपी तो पाकिस्तान ने खुद ही नहीं बनाई है, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनका नाम है, तो ये बने तो यही होंगे। देखिए, आप तो टीटीपी की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ अलकायदा भी, अलकायदा ये जो पठान सारे अल जहाद, ये मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान का पक्का हुआ है, इन सब की आपकी फिंगरप्रिंट्स इन सब चीजों के ऊपर है। लश्कर जंग भी देख लें आप जो भी देख लेंगे, सारा कुछ इट्स ऑल द क्रिएशन। ये बगैर किसी सपोर्ट के ये चीजें नहीं चल सकती। ये इतनी तरक्की या इतने वसाइल, ये जिस तरीके से इनके जितने अखराजात हैं, ये जब तक इनको कोई ऊपर से सरपरस्ती ना हो तो ये नहीं चल सकता। लेकिन
आपको सोचना पड़ेगा कि आगे हम कहां जा रहे हैं। अब आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका और चाइना और भारत ये तीनों की लड़ाई हो तो आपकी लॉटरी फिर निकले। अब पता नहीं अब उस पर वो डॉलरों की बारिश होती है या नहीं होती। आपके कई इस वक्त जो लोग हैं आपके जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें लेट हैं। उन्होंने जो प्रॉपर्टियां लंदन में बनानी थी वो अभी लेट हो चुकी हैं क्योंकि वो डॉलर नहीं मिल रहे। अब ये इंतजार में बैठे हैं कि भारत, चाइना और अमेरिका और ताइवान ये लड़े और इनकी लॉटरी निकले, डॉलर फिर कंटेनर्स में आए और फिर ये फिर चीजें लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदे। लेकिन ये कि आपको इससे निकलना होगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में सिर्फ पाकिस्तान ही सोच सकता है आरजू। ये जो एक सूटकेस लेकर आते हैं ये पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सर इन्होंने टीटीपी आखिर बनाई क्यों थी? इस तरह की जितनी तंजीमें हैं, चाहे अलकायदा को सपोर्ट करते रहे, उससे पहले तालिबान को सपोर्ट करते रहे, तो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ है? पैसा, डॉलर। आप इन सारी चीजों को वेस्ट को बेचते रहे हैं। आपने कभी नोट नहीं किया था परवेज मुशर्रफ दौर में जिस वक्त आप यहां मैं तो वॉशिंगटन डीसी में हैरान हो जाता था। ये अलकायदा नंबर 3 पकड़ लिया फैसलाबाद से, ये तालिबान नंबर 2 पकड़ लिया वहां से। तो जब आपके कमांडर इन चीफ आप खुद अपनी बुक में कहते कि मैं अमेरिकनों को पकड़ पकड़ के बेचता रहूं, ये तो कारोबार था भाई। ये तो आप देखें ना, आपने सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ग्रो किया है। दहशतगर्दी को किस तरह एक्सपोर्ट करना है, दहशतगर्दी को बेचना कैसे, ये तो कारोबार है। सुइसाइड बॉम्बिंग तो कारोबार है, आपको पता ही शायद। ये तो बिकते हैं। अब तो गले पड़ गए ना सर अब तो उल्टा हमारे गले पड़ गए। देखिए तो फिर ये आपका क्या है। कल किसी ने कहा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये बड़ा पुरानी मुहावरा, ये कहावत है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदोगे उसमें सबसे पहले खुद गिरोगे आप। तो ये चीजें आपको शायद पता नहीं है कि बुराई का अंजाम बुराई से होता है। लेकिन हमारा वो कहते हैं कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसी में इतना आगे जा चुके हैं कि हमने किरदार साजी और शराफत को छोड़ दिया, प्रमोट करने छोड़ दिया। और यही ट्रेजेडी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है इस वक्त कि आप करप्शन में इतने आप डूब चुके हैं कि आपकी हर चीज, आपके मजहब में भी कारोबार, आपकी सियासत में भी कारोबार, आपकी जमहूरियत में भी कारोबार, आपकी नौकरियों में कारोबार, आपके हर चीज में कारोबार, करप्शन, पैसे पैसे पैसे। बिल्कुल। लेकिन सर ये 13 अगस्त को जो इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं एक बार फिर जलसा करने जा रहा हूँ, फिर लोगों से बात करने जा रहा हूँ, अब क्या उम्मीदें रह गई हैं इनको? जलाने शलाने की बात करेंगे कि आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, तबाह किस तरह करना है। अब देखें इनकी तो वो इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था, शायद मैंने आपको अर्ज किया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने सारा कुछ खोल के दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन अब लोग उसको ना देखें तो ये उनकी मजबूरी, उनका इशू है, उनका प्रॉब्लम है लोगों का, जिन्होंने आंखें बंद और कान अपने बंद कर दिए हैं। अब उनका कसूर है। इस वक्त किसी को कोई तवज्जो नहीं है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन कहाँ है, हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर किस तरह स्ट्रांग करना है, हमने सियासी तौर पर किस तरह बचाना है। मेरे ख्याल में अगर इनको थोड़ी सी अकल होती तो असेंबलियों में बैठते, अपना मुद्दत पूरी होती, इलेक्शन में हिस्सा लेते, करैक्टर को प्रमोट किया जाता। लेकिन अब देखें ये जिस तरह की स्टोरियां सामने निकल चुकी हैं, मैं आप शॉक्ड। आज जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने उसका अनुमान था कि सानू की, जरा बड़ा गौर से पढ़ने वाला है कि किस तरीके से ये इनको लाया गया, किस तरीके से इनको प्रमोट किया गया, इनको लाने वाले अब क्या कर रहे हैं। ये अब देखें वो उनके गले पड़ चुके हैं, इतना उनको चैलेंज करेंगे इस वक्त। तो ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। उन्होंने जो रिसेंटली 1100 बंदा और मजीद हायर कर लिया है 25,000 पे, जिनकी ड्यूटी है कि दिन में 50-50 जाली ट्विटर अकाउंट बनाकर तो सोशल मीडिया के ऊपर अदारों पे अटैक करना है। देखें इनको किसी ने यही नहीं समझाया, इंक्लूडिंग मौलाना जमील ने, कि मजहब क्या चीज है और कौमियत, नेशनलिज्म क्या चीज है। इनकी सिर्फ तरबियत में एक चीज शामिल है आरजू, के इदारों के ऊपर प्रेशर डाल के, ब्लैकमेल करके अपने मकासद किस तरह हासिल करने। तो सर अब तो चाइना से भी इनको जोकर लिखा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और उस अकाउंट को ब्लू टिक भी मिला हुआ है, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि अकाउंट सही है। चाइनीज अकाउंट से भी अब इमरान खान और मौलाना तारिक जमील को जोकर लिखा जा रहा है। देखिए उनका जाहिर है सबसे ज्यादा डैमेज इन्होंने चाइना को किया। मैं कई आर्टिकल यहाँ पे पढ़ चुका हूँ कि ये अमेरिकन एजेंट हैं
जिस तरीके से मोहसिन बेग साहब ने फरमाया था कि E7 में इनके घर का किराया एम्बेसी देती थी, जिस तरीके से दुनिया को जलील अमेरिका को कहते हैं रजीम चेंज, और इनका जो है वो 36 गाड़ियां लेके पहुंच गया पेशावर अमेरिकन एम्बेसडर, और उसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बिठाया उन्होंने। और उसके बाद जिस तरीके से इनको ये तो डायरेक्शंस मुझे लग रहा है यही अमेरिका की थी कि CPEC को बंद करना है, ग्वादर को खत्म करना है, इन्होंने कर दिया। और ये जो अभी मेरा ख्याल है ये ड्रामा जो रजीम चेंज का है, मेरे ख्याल में तो ये मिलके अमेरिका की इजाजत से शायद कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इन्होंने अल्टीमेटली देखे। मैं जब इंटरव्यू सुनता हूँ इनके बाबर, वो जो इनके दोस्त थे, क्या नाम उनका, जो जिन्होंने केस किया फॉरेन फंडिंग है, बाबर, जी एसके बाबर, उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से नफल अदा करते रहे जॉर्ज बुश के जीतने पे, जिस तरीके से अपने ब्रदर इन लॉ की कैंपेन चलाते रहे लंदन में सादिक खान के खिलाफ, और उन चीजों को अगर देखा जाए, और जिस तरीके से हेनरी किसिंजर कहते रहे इनको कि हमारा बच्चा है, इसको ध्यान रखें, जिस तरीके से जॉर्ज बुश सीनियर बेनजीर को कहता रहा है, और उसका वो जो उनके खुर्शीद शाह है वो कन्फेशन बता चुके इंटरव्यू में कि ये अमेरिकन एजेंट है, ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, और सारा पैसा जो यहां से जा रहा है, सारा पैसा यहां से जा रहा है। आपको पता है यहाँ पे अमेरिका में कई लोगों को इतना बेवकूफ $10 पर महीने के चार्ज करते हैं, उनको इनको चंदा देते हैं, और यहाँ फौजिया कसूरी साहिबा तक, मेरा मकसद बड़ी बावकार औरत है, उन्होंने तक इंटरनल सारे और फाउंडर मेंबर थे उनके साथ काम करते रहे, उन तक ने उन्होंने कह दिया कि कैश पैसे जाते रहे। और रेहाम खान ने कह दिया कि वो जो बाथरूम के सामने एक कबर्ड थी जिसमें लाखों अरबों के हिसाब से पाउंड और डॉलर कैश होती थी पड़ी हुई, लेकिन देखें वो उनका चूरन बिकता है, जो बिकते हैं वो। लेकिन मुझे एतराज इस बात पे था, जो दो चीजें इन्होंने बड़े रिसेंटली जो गलत की हैं, एक तो जो लसबेला हेलीकॉप्टर के शहीदों पे इन्होंने जो ट्रोलिंग की है, और दूसरा जो इन्होंने एमन अज़वारी के ड्रोन के बारे में इन्होंने यहाँ पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है कि वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान से उड़ा है और शायद बाजवा साहब ने पाकिस्तान भेज दिया है। ये दो चीजें उन्होंने बहुत गलत की हैं, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि, लेकिन ये कि पता नहीं अदारे कहाँ डर के छुप के बैठ गए हैं। लेकिन ये कि अब देखें अमेरिका जो मारने वाले वो कहते हैं यार हमने वो किर्गिस्तान से उड़ाया था ड्रोन, लेकिन ये देखें इनके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं ट्विटर वाले। लेकिन सर ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि पाकिस्तान से गया था या नहीं गया था, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकन रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट में अभी तक किसी को मिली नहीं है कि किसी और जगह से। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बताए ना, ये जो बच्चे ट्विटर वाले इनको कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है? अगर उनकी नहीं इंफॉर्मेशन तो इनके पास कौन से प्रूफ्स हैं? लेकिन इंटेंशन देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये देखें कि ये जो बच्चे ट्विटरों वाले इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा हो। मैंने अगले दिन ट्वीट की है इसके खासकर शोधा के हवाले से, क्योंकि मेरी एफिलिएशन थी वो सरफराज साहब से, वॉशिंगटन डीसी में सर्व करके गए, तो मैंने उनके लिए ट्वीट किया, नीचे 50 पीटीआई के उसी वक्त बच्चे आए जिन्होंने गालियां निकाली मुझे भी और वो जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब। ये तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि जो देखें रिगार्डलेस जिस तरह भी शहादत हुई उनकी, ही वाज इन यूनिफॉर्म, बिल्कुल किसी के कमांड के अंदर, ही वाज वर्किंग फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहा था, वो शहीद है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। सर यहाँ तक कि इंडिया को कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन है, इंडिया तक से जो अफसोस के मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं। लेकिन देखिए आरजू के लिए आपका क्या ख्याल है? आपको और मुझे पता है कि 1100 बच्चा इन्होंने हायर कर लिया है और उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्शन कमीशन, फौज, अदलिया और पाकिस्तान के खिलाफ, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ट्रोलिंग करनी और मीडिया को गंदा करना। तो ये इदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको गाइडलाइन दे आप कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह के काम नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, लेकिन ये सुनने वाले भी तो हों। लेकिन सर साथ साथ अगर हम फिर बात करें दोबारा टीटीपी की, तो इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? जैसे अब अक्सर मैं सुनती हूँ, जो आप भी जानते हैं मेजर गौरव आर्या को, उनका कहना है कि बस एक ही तरीका रह गया कि जहां ये मिले इनको मार दिया जाए, क्योंकि ये जबान नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ रहे, डायलॉग पे नहीं आ रहे। तो आपके ख्याल से क्या हल है इनका? मैं एग्री करूंगा मेजर साहब से, इनको सख्त मेजर्स के साथ, सख्त तरीकों के साथ इनको रोकना होगा।
आपने ये जो हमेशा सॉफ्ट और पैसे देकर इनको मनाना, इनको मिन्नतें तरले करना, ये इस तरह मानने वाले नहीं है। या तो फिर आप डिफेंड करने की दो सिग्नल आप दे रहे हैं, या तो आप अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत ही नहीं रखते, और या फिर वो मेरा मकसद है इसके लगता तो यही है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं मुसलसल आपको। इन्हीं लोगों ने आपके अंदर सुइसाइड अटैकिंग कर करके हर शहर के हर चौक में, मेरा मकसद है आप उस वक्त कुछ चंद लोगों ने पैसे बनाए जब रशिया अफगानिस्तान में आया, लेकिन आपने तो अपना सारा मुल्क जला कर रख दिया। और बार बार यहाँ वेस्ट में इस वक्त आपके बात ये करते हैं, हमने रद्दुल फसाद किया, हमने 80,000 जानों का नजराना पेश किया। यहाँ पे जब वेस्ट में बात करते हैं वो कहते हैं आपने बेची हर चीज, यू वर हायर्ड मर्सनरीज। वही सर, वो जो कहते हैं कि जी हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, वो पैसे लेके कौन सी जंग लड़ी जाती है सर दहशतगर्दी की? ये पैसे लेके देखें, इस वक्त आपके अफगानी जो है वो लड़ रहे हैं, इस वक्त लीबिया में भी लड़ रहे हैं, $500 तनख्वाह होती है महीने की उनकी, वो जाकर लड़ रहे हैं सीरिया में भी, वो यमन में भी लड़ रहे हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, लोग फौजें आप मुझे ये बताएं, आपकी आधी फौज जाके सऊदी अरेबिया बैठी है, आप सऊदी अरेबिया को डिफेंड कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है फ्री गए वहां पे? पैसे लेके लड़ रहे हैं, पैसे लेकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले माजी में भी होता रहा, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। कि और आपने बिल्कुल मैं गारंटी कर देता हूं कि रशिया जब अफगानिस्तान में आया, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा था डॉलर था और कुछ भी नहीं था। और आपको पता है, मैं क्या बताऊं आपको, हर बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि किन किन लोगों ने पैसा बनाया और कितना बनाया, मिलियंस बिलियंस में बनाया डॉलरों में। और उसी वजह से आप मुझसे पूछ रही थी, तालिबान खुद बनाए गए हैं, क्योंकि उसके बाद आपने सोचा इस कारोबार को आगे थोड़ा चलाया जाए, इसको आगे लेकिन वो आपने चलाने की कोशिश की और काफी हद तक आप कामयाब भी थे। आप उसमें आपने बहुत, मेरा मकसद है, बेचा दहशतगर्दी को बाहर। उससे किताब पढ़े आप उसकी, परवेज मुशर्रफ की। बिल्कुल सर, है मेरे पास, मैंने पढ़ी है सर, मेरे पास बिल्कुल मौजूद है। और वो खुद मान रहे हैं सर, खुद मान रहे हैं नहीं, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कई ऑर्गेनाइजेशनों की बुनियादें रख के उनको वेस्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और वेस्ट होता रहा आपसे ब्लैकमेल। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अच्छी आप किताबें पढ़ें तो नजर आ जाता है। और अब तो वेस्ट की भी आंखें खुल चुकी हैं, वो भी अब यकीन नहीं करते जिस तरह। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा देखें, आप अगर अफगानिस्तान के लिए आपने कुछ किया होता तो आज अफगानी आपके साथ ना खड़े होते। वो आप पे इत्मीनाद क्यों नहीं करते? सख्त नफरत करते। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सख्त नफरत आपके लिए, इतनी ही नफरत है जितनी बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत। वो इलाज कराने के लिए नहीं आते। जो आपके वेल्थी अफगानी सारे भारत जाते हैं इलाज कराने, पढ़ने जाते हैं तो भारत जाते हैं जितने वेल्थी। ये तो बॉर्डर के आसपास जो गरीब लोग हैं वो उठ के यहाँ आ जाते हैं दिहाड़ियां लगाने के लिए। आप समझते हैं कि हम महाजरीन। और दूसरा ये सारा ये जो हीरोइन के और क्लाशनकोफों की जितनी स्मगलिंग है सारी ये बॉर्डर एरिया की होती है। आप समझते हैं शायद हमने अफगानिस्तान को कंधों में उठाया हुआ, लेकिन अब आपकी शक्ल देख कर राजी नहीं है अफगानी इस वक्त। सर महाजरीन के नाम पे भी तो हमने बहुत पैसा बनाया है, उनके नाम पे यूएस के प्रोजेक्ट में आपने आरजू मुझे ये बताया आपने किस चीज में पैसा नहीं बनाया? ये तो मैं ये नहीं कहता, आपने हर चीज में। इसीलिए अब मैं देखें हर अखबार के अंदर मैं पाकिस्तान जाता हूं तो ऊपर ऐड होती है यूएसएड की कि हमारे प्रोजेक्ट में कहीं फ्रॉड हो रहा हो तो इस नंबर पे कॉल करें। आपका क्या ख्याल है, वो अमेरिकनों के लिए वो मैसेज दिया जाता है? आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ी जिससे डॉलर बन रहे हो? अब मुझे ये बताएं जी, वहां से बड़े अच्छे तरीके से डॉलर बन सकते थे, लेकिन देखिए जी हम कितने मुहब्बे में पाकिस्तानी है, हमने पैसे नहीं बनाए। ये सर तो, इसी में तो हमने तरक्की इसी में की है सर, जुगाड़ लगाने में। आरजू जुगाड़ नहीं, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वो तरक्की सारी दुबई में है, लंदन में है, टोरंटो में बैठी तरक्की। मैंने आपको बताया था कि मैं सड़कों पे जाता हूं, मुझे पाकिस्तान के खून पसीने की स्मेल आती है उन सड़कों में से। बिल्कुल उसी तरह स्मेल आती है जिस तरह मुजीबुर रहमान साहब ने फरमाया था कि मुझे इस्लामाबाद में से सड़कों में से पटसन की स्मेल आती है। मैं जब टोरंटो जाता हूं तो मुझे अपने गरीब मुल्क के खून पसीना उन सड़कों से स्मेल आती है जहां आपकी रूलिंग अशराफिया के 10-10 मिलियन की कोठियां महल खड़े हैं। लेकिन आप नहीं बच सकेंगे जब तक आप ये एक सूटकेस वाले लौंडे लपाड़े जब तक वापस नहीं भेजेंगे। ये आपको इबरत का निशान बना देंगे। ये जो पैराशूटर है ना, जो आते हैं लूट के निकल जाते हैं, लंदन बेस, टोरंटो बेस, अमेरिका बेस। सर परवेज मुशर्रफ ने तो कहा था कि जी हमने इतने हजार जो है अपने लोग बेचे हैं
साफ कहा भी था और लिखा भी था, लेकिन इमरान खान ने भी तो सर कहा था कि हमारे तो मुल्क में जो है वो 40,000 के कितने उन्होंने कहा था टेररिस्ट बैठे हुए, नहीं इस किस्म की नहीं, स्टेटमेंट जो नहीं दी गई। देखिए उन्होंने भी कहा था टेररिस्ट बैठे। शेख रशीद ने कहा था कि तालिबान जितने हैं सीनियर उनकी सारे बीवी बच्चे इस्लामाबाद के आसपास ही रहते हैं, उन्होंने भी कहा था स्टेटमेंट। लेकिन मुझे एक याद आ गया, सलीम साफी साहब को मोहसिन बेग ने अगले दिन इंटरव्यू दिया, मोहसिन बेग साहब ने, उन्होंने जिस तरीके से उसमें पिक्चर ड्रा की, उन्होंने कहा देखें जी किस खूबसूरती के साथ पहले शौकत हॉस्पिटल बनाया, फिर नमल यूनिवर्सिटी, क्योंकि करैक्टर को ठीक करना था। यह भी एक इमरान खान प्रोजेक्ट 1 का हिस्सा था, क्योंकि करैक्टर ठीक नहीं था तो एक क्रिएट करना था। देखिए जी कितना अच्छा काम किया जा रहा है, और फिर उसमें से भी पैसे बनाए गए। अब इस वक्त फॉरेन फंडिंग का इशू तो ये है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के चंदा इकट्ठा करके वो भी पीटीआई में लगाया गया, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से बनी गाला बनने से पहले अमेरिकन एम्बेसी E7 में इनके घर का किराया देते थे। वो सुनने वाला इंटरव्यू मोहसिन बेग, और उन्होंने चैलेंज किया चीजों को, चैलेंज किया। लेकिन मैंने देखा सर, आप देखे ना, वो माने ना माने, वो ये कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये बच्चे जिनको इन्होंने लगाया डीजे भट्ट की बत्ती के पीछे, वो जब म्यूजिक चलाता है बच्चे फिर मस्त हो जाते हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आता। वो तो इतना पागल हो चुके, वो कहते हैं हमारा मजहबी पेशवा तो गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन इस वक्त जो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन, जो मेरी स्टडी है, उस हिसाब से तोशा खाना की चीजें सामने आ रही हैं। अगर कानून ने पाकिस्तान के साथ डंडी ना मारी, तो अगर उन्हीं 3 जजों ने फैसला ना किया, तो जो वो आपका तोशा खाना के केसेस हैं, अगर नवाज शरीफ की जिस तरह इन्होंने उसको नाअहल करार दिया था, अगर उसी तरीके से इसका हक पे और कानून पे फैसला हुआ, तो ये विल बी डिस्क्वालिफाइड। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो गलतियां पाकिस्तान से की गई हैं, उन्हें अपने खुद को भी मनाना पड़ेगा, कि मानना पड़ेगा हमें उन चीजों को, कि बिल्कुल हमसे ये गलतियां हुई। हम तो मानते ही नहीं ना, हम तो हर वक्त कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर इल्जामात है। आरजू, मैंने जिंदगी में आके अमेरिका में एक वाहिद चीज बताऊंगा कि अमेरिकन की तरक्की का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करते हैं। बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है ह्यूमन बिहेवियर पे। ह्यूमन बिहेवियर उस वक्त तक ठीक नहीं होता जब तक गलती का कन्फेशन ना किया जाए। जब कन्फेशन करते हैं तो करेक्शन वहां से शुरू होती है। मेरी अपनी जिंदगी पे मैंने खुद आजमाया है। मेरे अपने एम्प्लॉयज हैं ऑफिस में जो हमेशा कहते नहीं जी कंप्यूटर की मिस्टेक है। कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता, ह्यूमन एरर होती है। मुझे फौरन नजर आ जाता है ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जो एम्प्लॉय, जो स्टूडेंट, इंटर्न्स मेरे ऑफिस में काम करते, जो फौरन कहे, मैं खुद भी यही करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे गलती हो गई है, आई एम सॉरी, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई विल मेक श्योर आई विल नॉट रिपीट इट। दैट्स वेयर द करेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम, एडमिशन। जब तक अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया जाएगा, आपकी इस्लाह नहीं हो सकती, पीरियड। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जब आप आप देखें, मैं छोड़, खान साहब कहते हैं जी कि मैं भारत को भारतीयों से ज्यादा समझता हूँ, मैं इस्लाम को अरबों से ज्यादा समझता हूँ, मैं वेस्ट को गोरों से ज्यादा समझता हूँ। जब एक आदमी ये सोचना शुरू कर दे कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं आई एम सुप्रीम, I'm larger than पाकिस्तान, I'm larger than everything, नौज बिल्ला अपने आप को पैगंबरों की जगह ले जाके तो कंपैरिजन शुरू कर दे, उसका कोई हल नहीं, उसका कोई हल नहीं। मैं हर इंसान गलती का पुतला होता है। मैं खुद दिन में 10 डिसीजन लेता हूँ, हो सकता है कई दफा 9 गलत होते हैं, हो सकता है कई दफा 9 ठीक होते हैं, लेकिन गलतियां होती हैं, इनको कन्फेस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और तभी हम ठीक भी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू।